नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हिंदी भाषा पर क्यों हुआ यू टर्न, या फिर ये कहें कि क्यों लिया यू टर्न। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, जिसे भारत का गहना भी कहा जाता है, लेकिन इसी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसा युद्ध छिड़ा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे के सामने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। फडणवीस सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के फैसला किया गया था, जिसके बाद राज्य की जो सियासत है वो गर्मा गई। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो गया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकजुट हो गए। उद्धव गुट ने जम करके प्रदर्शन किया, सरकार के फैसले की कॉपी जला दी, और जिसका असर यह हुआ कि राज्य सरकार को हिंदी के मुद्दे पर यू टर्न लेना पड़ा है। सरकार यह फैसला फिलहाल रद्द कर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और देखिए, सीएम ने यह कहा कि 3 भाषा नीति को लेकर के शिक्षाविद नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और इसके रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल राज्य में हिंदी को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विपक्ष ने फडणवीस सरकार पर हिंदी थोपने तक का आरोप लगा दिया था। अब सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने मॉनसून सत्र और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए दांव खेल दिया है। एक तरफ विपक्ष जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह उठ रहा है कि सरकार को क्या मराठा वोट बैंक खिसकने का डर था, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बैकफुट पर यहां पर सरकार आ गई। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र। तो देखिए यहां पर कि किस तरह से भाषा को लेकर के विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, और यही एक राज्य है जहां पर भाषा को लेकर के या फिर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के विवाद है। तमिलनाडु से भी ऐसी ही तस्वीर अक्सर सामने आती है। इसके अलावा भी हिंदी को लेकर के हमने देखा कि साउथ में किस तरह से जो है हिंदी को एक थोपने का आरोप लगाया जाता रहा है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं और तारुफ भी करा देते हैं। समीर बाकरे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, वो भी हमारे साथ जो है कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और वहीं देखिए कि रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर समीर बाकरे साहब, आपका रुख करते हुए, सरकार को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा सर? देखिए, सरकार को बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आना पड़ा। ऐसा है कि जो कल देवेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, तो जब उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, जब डॉक्टर माशेलकर समिति जिन्होंने अहवाल दिया, और उसी अहवाल के रिकमेंडेशन में उन्होंने ये कहा था कि 1ली से 12वीं तक अंग्रेजी और हिंदी को सख्ती से लागू किया जाए। और वो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार में, जिसमें कांग्रेस भी पार्टी थी, शरद पवार साहब की भी पार्टी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके लिए एक समिति बनाई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी देखिए, देवेंद्र जी ने पहले भी कहा था कि ये हिंदी और मराठी का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज थी, मराठी अनिवार्य है। तो ये जो बच्चों के भविष्य पे राजनीति करने की कोशिश करने जा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको एक समिति के तहत दिया है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, समझ में आता है। आप ये तमाम बता रहे हैं कि ये हिंदी और मराठी को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं है, थोपा नहीं जा रहा, ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अब जब आपने एक तरह से इसको लागू कर दिया था, लागू करने के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो इसे बैकफुट पे ही तो आना कहेंगे ना? देखिए, लागू करने के बाद हम लोगों ने उसकी समिति गठित की है, क्योंकि देखिए, बच्चों के भविष्य के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। अब 1ली से 4थी के बच्चे जो है, उसके भविष्य पे राजनीति करने की कोशिश की है। अब इतने बार देवेंद्र जी ने बताया कि जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बच्चों को ये नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखने का फायदा ही है। तो ये जो हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा इन्होंने करने की कोशिश की, ये कोई बैकफुट नहीं है। ये आज जनता के सामने हम जाएंगे, और जनता के सामने समिति का रिपोर्ट आएगा, तो हम वापस जनता के सामने तो यानी ये समिति सर्वे करेगी
और जो सर्वे में चीजें निकल के आएंगी, जो जनता का मत होगा, उसी मत के हिसाब से जो है आगे इसे लागू करना है या नहीं करना है, ये देखा जाएगा। देखिए, समिति का अहवाल देने का काम रहेगा और वो अहवाल कैबिनेट के सामने आएगा और उस वक्त कैबिनेट का जो निर्णय लेगी उस हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो मुझे ऐसा कहना है कि ये जो क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि हर चीज में राजनीति नहीं होती है। बच्चों के भविष्य को लेकर राजनीति करेंगे, मराठी मानुष के मुद्दे को लेकर। और मैं पूछना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब और मनसे के जो पार्टी है, उन्होंने मराठी मानुष के लिए क्या किया? 25-25 साल इनकी सत्ता बीएमसी में रही है। इन्होंने एक ऐसा दिखाया कि कितने उद्योजक तैयार किए, कितने स्किल सेंटर तैयार किए मराठी मानुष के लिए। तो कैसा है, सिर्फ ये राजनीति करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मोर्चे निकालना, ये कोई मराठी मानुष के भविष्य के लिए देवेंद्र जी के हमारे साथ यहाँ पर संजय द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी जुड़े हैं, रुद्र जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए, देखिए सवाल ये कि आपके हाथ में बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल रहा था राजनीति करने के लिए, अब वो आपके हाथ से छिन गया है, तो अब कौन से मुद्दे के साथ सर आप जनता के बीच में रहेंगे, आप और कांग्रेस? देखिए, इसको हमारे लिए मुद्दा मत कहिए, ये गलत। अभी तक जितने प्रवक्ता थे वो सब इस निर्णय को स्वागत कर रहे थे, इस निर्णय की बढ़ाई कर रहे थे, इस निर्णय के लिए कह रहे थे सब बच्चे चाहें तो वैकल्पिक व्यवस्था करके ले लें। अब निर्णय वापस हो गया। ये मैंने अपने डिबेट में कहा भी था कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मुद्दा गलत है, ये चीजें गलत है, तो आप उसको वापस ले लीजिए। और आज वही बात हुई। तो इसमें अगर वापस लिया है तो इसमें किसी लेकिन पूर्णतः वापस नहीं है ना सर, संजय जी, पूर्णतः वापस नहीं है ना। समिति गठित कर दी गई है, आप कह रहे हैं हम जनता के बीच में जाएंगे, सर्वे करेंगे। हमारी बात सुन लीजिए, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में क्या हिंदी लोग नहीं बोलते हैं? हम तो समझते हैं पूरे प्रदेशों में जो प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार छोड़ दीजिए, जबकि बिहार में भी मिली जुली भाषा है और सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदी बोलने वाला है तो आज की डेट में महाराष्ट्र। क्या फिल्म जगत आज से हमारी है? और फिल्म जगत जो है वो हिंदी भाषा में फिल्में बनाती है। तो क्या ये चीज बच्चों में थोपना? हमारा विरोध हिंदी भाषा पे नहीं था। नहीं सर, ये तो फिर आप दोहरी बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हिंदी भाषा। देखिए, बॉलीवुड स्टार्स हिंदी में फिल्में भी बनाते हैं, हिंदी बोलते भी हैं, लेकिन बच्चों पर थोपा जा रहा है। सर, ये तो दोहरी बात आप कर रहे हैं। फिर अगर हिंदी इतना ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंस है उसका, तो फिर पढ़ाने में दिक्कत कहाँ सर? पढ़ाने में दिक्कत कहाँ? पूरी होने दीजिए ना सर। वही सर, देखिए क्रॉस क्वेश्चन होगा सर, क्रॉस क्वेश्चन होगा, इसके लिए प्लीज आप तैयार रहिए। आपने सभी को होने दीजिए सर, मैं वही कह रही हूँ। ठीक है, अब बोलिए। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने क्या जरूरत है? अगर उसे हिंदी भाषा सीखनी है तो 10वीं के बाद सीख लेगा, 12वीं के बाद जैसे आप लोग बोल रहे हैं। तो क्या वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो क्या पढ़े थे भाषा? हिंदी भाषा क्या महाराष्ट्र में पढ़े थे, मुंबई में पढ़े थे जो हिंदी भाषा बोल रहे हैं? मेरा विरोध इतना था। क्या बच्चा जो है 1 से 5 तक, उसके पास कितनी किताबें होती हैं, कितना कोर्स होता है एक बच्चे के ऊपर? अगर हमें महाराष्ट्र हिंदी सिखानी है तो हम किसी भी एज में सिखा सकते हैं और किसी भी एज में सीख लेगा, तो उसको बर्डन नहीं पड़ेगा। नहीं, तब तो सर, तब तो संजय जी ये भी कहा जाएगा ना कि आने वाले दिन में देखिए बच्चा जितना बड़ा होता चाहता है, बड़े क्लासेस में जाते हैं, उतना पढ़ाई का बर्डन होता है, उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, उतना ही कंपटीशन होता है। ऐसे में उस वक्त में हिंदी को फिर लागू करना, तो फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए ऑलरेडी उसके ऊपर में बर्डन है, उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, उसको कॉलेज की पढ़ाई करनी है, फिर तो आप थोप रहे हैं, आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे, उसके पास ऑलरेडी बहुत चीजें हैं। सर, एक चीज मुझे बताइए, बच्चे जब बड़े होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ाई का लेवल, पढ़ाई का कंपटीशन ज्यादा होता है या नहीं होता है? ये आप बताइए। मैं आप ही की बात से सर तर्क निकाल रही हूँ। सुनना नहीं चाह रही, मेरी बात को समझना नहीं चाह रही। नहीं सर, मैं आप ही की बात सर वाकई में समझ रहा हूँ। आज 95% अगर हिंदी बोल रहे हैं लोग बाग महाराष्ट्र में, तो क्या उन पे थोपा गया था? क्या उनसे कहा गया था आप सीखें? अब मेरी बात तो समझिए, फिल्म जगत वहां पे है कि उनसे कहा गया था कि हिंदी ठीक है रुद्र जी, आप बनाएंगे तो हिंदी सीखिए। ठीक है सर। देखिए बॉलीवुड की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर एक स्टेट के ही लोग नहीं है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो उसमें से कईयों को हिंदी आती है और वह मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं। किसी को नहीं लगता कि हिंदी उनके ऊपर में थोपा गया है। ठीक है, नहीं जो भी नहीं सर, है ही यही।
रुद्र जी आपके पास देखिए, जो बात यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं कि आप क्लास 1 से क्लास 5 तक में क्यों थोप रहे, जबकि अगर मैं ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी 2020 की बात कर लूं तो इसमें साफ तौर से ये लिखा है अगर 20 स्टूडेंट के बाद कोई भी चाहते हैं कि वो हिंदी नहीं पढ़ के किसी अदर लैंग्वेज को ले, और साथ ही साथ एक उसमें क्लॉज और भी जुड़ा हुआ है कि आपको 2 भारतीय मूल की भाषा को सीखना है और एक आपका विदेशी जो भाषा है, चाहे आप अंग्रेजी रखें, चाहे आप स्पेनिश रखें, जर्मन रखें, चाहे आप फ्रेंच रखें, ये है 2020 की पॉलिसी। अब इसके तहत थोपने वाली बात, और आप कह रहे हैं शुरुआती दिनों में ही आप बच्चे के ऊपर में थोप दे रहे हैं। किरण जी, इसमें ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है, ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा इसलिए हो जाता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं ऐसे प्रदेशों में, उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उनकी राजनीति अपने क्षेत्र के आधार पर चलती है। अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे सेना है या एनसीपी है, ये क्षेत्रीय दल है, उनकी राजनीति तभी चल सकती है जब वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के उठाएंगे। अगर आप बात करी जाए, अगर भाषा की बात होती तो अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, उस पर आपत्ति किसी को कभी हुई है? नहीं हुई है। पूरे देश में पढ़ाई जाती है, हर स्कूलों में पढ़ाई जाती है, चाहे आप साउथ में देख लीजिए, चाहे नॉर्थ में देख लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी वर्सेस मराठी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले था, या साउथ के जो तमिल से और मराठी का जो टकराव था वो भी बहुत पहले से लोगों ने देखा है। तो ये एक इनकी जातिगत जो उनकी क्षेत्रीय राजनीति होती है वो उनका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इन विरोध के आधार पर आपने देखा होगा हिंदी का विरोध या हिंदी भाषियों का विरोध या बहुत तरह का विरोध महाराष्ट्र में चलते रहे। सवाल ये उठता है कि ये शिक्षा से जुड़ा अगर मुद्दा है तो ये आपकी सबकी स्वतंत्रता है, अगर कोई पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता। और भाषा जो सिखाने की बात होती है वो शुरुआत से ही सिखाई जाती है। जो वो कह रहे हैं कि छठी से आप कर लीजिए, तो चल ही रहा है। आप पूरे देश में देखिए कि अलग अलग देशों की बहुत सारी भाषाएं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। अपने देश की तो छोड़ दीजिए, विदेशी हर भाषा यहाँ सिखाई जाती है। लेकिन सवाल है कि केवल इसी आधार पर आपको विरोध करना है, आपको अपनी राजनीति चमकाना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर महाराष्ट्र की बात करी जा रही है, आप खुद शिवसेना के प्रवक्ता उद्धव ग्रुप के जो कह रहे हैं कि यहाँ अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर हिंदी स्कूल में पढ़ाई जाती, क्योंकि भाषा और बोली में फर्क होता है, हिंदी बोलना और हिंदी को जानना, हिंदी भाषा को समझना, दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो भी अगर उसको पढ़ लेते हैं शुरुआती दौर से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बुराई है। लेकिन हाँ, अब उनको व्यक्तिगत अपनी राजनीति की बात है, क्योंकि वो क्षेत्रीय राजनीति को उनको चमकाना है, उनको केवल एक प्रदेश में ही उनकी राजनीति है। तो डॉक्टर शिवानंद, क्षेत्रीय राजनीति को चमकाना है, अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे, छात्र पढ़ना चाहे, उनके अभिभावक पढ़ाना चाहे कि ठीक है तीसरी भाषा के तौर पर हम हिंदी को यहाँ पर रखना चाहेंगे, तो इसमें क्या आप ये स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? अगर आप उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं अभिभावकों के लिए, उन्हीं जनता के लिए आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम तो भाई इस मैदान में उतरेंगे कि हम इस भाषा यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे, अगर वो चाहते हैं तो फिर क्या? किरण जी अपने अपने मर्जी से आप सीख सकते हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी। मराठी एक अस्तित्व का है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर कर्मभूमि में यहाँ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपने अपनी मर्जी से। देखो, हिंदी पढ़ने के लिए कोई रोका नहीं, पहले से हिंदी है, उसको अनिवार्य नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसको पर्याय रख सकते हो। दूसरी बात, ये मैच फिक्सिंग सरकार है, ऊपर नरेंद्र जी, नीचे देवेंद्र जी। महाराष्ट्र में इलेक्शन में मैच फिक्सिंग करके ये सरकार आए हैं, देवेंद्र जी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी। सर वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। देखिए वो अलग मुद्दा है, किसी और दिन उस टॉपिक पे हम बात करेंगे सर। नहीं किरण जी, अभी देखिए क्षेत्रीय भाषा को लेकर के सर है, भाषा को लेकर के है, और आपने ये कहा कि आप थोप नहीं सकते, तो सर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो भी तो थोप रहे हैं ना। अगर मेरी मर्जी है कि मैं पढ़ाई करूं, सर एक मिनट, मेरी मर्जी है कि मैं हिंदी भाषा में पढ़ाई करूं, मेरी मर्जी है कि मैं मराठी लैंग्वेज जो है उसको पढ़ूं, जानूं, समझूं, तो इसमें सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल, कौन होते हैं रोकने वाले? सर आप क्यों रोकेंगे? देखिए, अब संविधान है, संविधान में सबको अधिकार और न्याय दिया है। कोई भी कायदा कानून हाथ में नहीं ले सकते। राज ठाकरे साहब का रिस्पेक्ट करता हूँ, उद्धव ठाकरे जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका और व्यक्तिगत राय रहेगा। लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं।
हमको कोई दिक्कत नहीं, हिंदी देखो जबरदस्ती नहीं कर सकते किरण जी। जबरदस्ती तो सर है ही नहीं, पॉलिसी 2020 ही उठा के देख लीजिए ना, उसमें तो सीधे लिखा हुआ है कि अगर भी स्टूडेंट के ऊपर कोई चाहता है कि वो हिंदी ना पढ़े तो वो ना पढ़े, अनिवार्य नहीं है बिल्कुल भी। किरण जी, जब से आंध्र प्रदेश अलग हुआ तभी एक समिति बना था, उस समिति में हिंदी भाषा का किधर भी जिक्र नहीं किया। ये ध्यान से सुनिए, कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपने अपने कल किरण जी आप कर्नाटक में गए, कन्नड़ बोलो तो नहीं हो सकता है, और कन्नड़ नहीं लिख सकते। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी जबरदस्ती, देखो मराठी छत्रपति शिवाजी महाराज का कर्म भूमि में सब समाज को लेके चलने के लिए महाराष्ट्र है। दूसरी बात, कायदा और संविधान का छेड़छाड़ कर रहे, ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र जी, जिस तरह से लोगों को डराना धमकाना, बेरोजगार चरम पर है, किसान डेली सुसाइड चालू है, किसको भी यहाँ का महाराष्ट्र का उद्योग धंधा गुजरात जा रहे, इस बारे में देवेंद्र जी कुछ भी नहीं बोल रहे, अजित पवार जी नहीं बोल रहे, या एकनाथ शिंदे जी नहीं बोल रहे। दूसरी बात, ये तीनों मिलके ऐसा कौन सा किया? लाड़की बहन योजना लाया, 50% के ऊपर महिलाओं को कैंसिल कर दिया, जिसके पास स्कूटी है, इनकम टैक्स भर रहे। सर आज का ये टॉपिक ही नहीं है सर, आज का ये टॉपिक ही नहीं है सर। सरकार बना हुआ है सर। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट सर रेस्पेक्टफुली, आज का ये टॉपिक ही नहीं है सर, आज का ये वाकई टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के बात है, और उसमें बात एक अहम ये है कि कांग्रेस जो है वो यूबीटी के साथ नहीं है, उद्धव गुट के साथ नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है सर, ये एक बड़ा सवाल है सर। देखिए एक बड़ा सवाल इसमें यही कि हम संजय जी से चाहेंगे, सर कांग्रेस तो साथ ही नहीं दे रही आपका। नहीं दे रही है, अभी हमारे प्रवक्ता ने मना किया। उन्होंने कहा सर, उन्होंने ये कहा नहीं उन्होंने सर, आपने सुना नहीं सर, आपने सुना नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोपा नहीं जा सकता अलग बात, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोप ही तो रहे हैं, इसलिए तो विरोध हम कर रहे हैं। सर आपने पॉलिसी, सर आपने 2020 की पॉलिसी, सर आपने 2020 बोलने दीजिए किरण जी। सर 2020 की पॉलिसी पढ़ी है तो वो बता दीजिए। पॉलिसी अलग मैटर है, पॉलिसी तमाम देश में एक ही पॉलिसी आती है क्या? अभी किसानों के लिए 3 कानून आए थे, 700 किसान जब मर गया तब हमारे मोदी जी को समझ में आया कि साहब ये गलत है, इसको वापस देना चाहिए, और वही उनकी मंत्री ने छिपा कर दिया इसी बात में। तब उनकी समझ में नहीं आया था कि ये आंदोलन ये हम वापस ले लें, लेकिन जब 700 किसान की डेथ हो गई तब उन्होंने वो वापस ले लिया। आज भी वही बात है, आज भी आप कह रहे हैं प्रवक्ता जी में भाजपा गए, वो कह रहे हैं हमने सही किया, तो क्यों आप निर्णय ले रहे हैं ये वाला? अगर सही किया था, गलत नहीं था, तो क्यों समिति बना रहे हैं? आप लागू रहने देते यार। सर इस बात का दुख है कि वापस ले लिया तो अब आपके पास कोई टॉपिक नहीं रहा सर, वापस ले लिया तो अब आपके पास टॉपिक नहीं रहा, इस बात का दुख है। सर आपकी बातों से झलक रही है चीजें, सर आपकी बातों से झलक रही है चीजें। सुन लीजिए किरण जी, सर मैं तो सुन ही रही हूँ, मैं तो चाहूंगी आप हमारे सवाल का भी जवाब दीजिए ना। हमारे पास इतने टॉपिक हैं कि अभी तक इन्होंने जो 10 गारंटियां लागू की थी, त्रिभुवन दादी लागू की कि नहीं की? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा लागू की कि नहीं की? बिजली बिलों में 30% कटौती करनी है, लागू की कि नहीं की? इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम वृद्धावस्था पेंशन देंगे, पेंशन दी कि नहीं दी बताइए मुझे? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक केंद्रीय मंत्री की बेटी आज आम सुरक्षित नहीं है, उसके पास गार्ड भी है, तो क्या महिलाएं महाराष्ट्र सुरक्षित है? ये देखने वाला विषय नहीं है क्या? ये देखने वाले विषय नहीं है। या जो 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, किसानों को लोन देना था, 25 लाख नौकरियां देनी थी, 25 लाख नौकरियां दे दी क्या? बात इसकी नहीं है, बात हमारे पास एक मुद्दा नहीं है, ये विषय ये है कि बच्चों पे। समीर जी अगर सही थी पॉलिसी तो फिर वापस क्यों? यही लगातार सवाल जो है संजय जी उठा रहे। देखिए किरण जी, मैं मेरे कांग्रेस के मित्र और उवाटा के मित्र को सुन रहा था, इनका राजनीतिक दिवालियापन साफ नजर आ रहा है। ना कांग्रेस उवाटा के साथ है, ना संजय भाई अपने पार्टी को डिफेंड कर पा रहे। तो मेरा ऐसा कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति करना ये दिखाता है कि इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे। आज ऐसा है कि जो पहली से चौथी, और मैं बार बार बोल रहा था कि मराठी अनिवार्य है, कोई भी दूसरी भाषा अनिवार्य नहीं थी। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे देश की 22 भाषा के प्रति इतना तिरस्कार है इन लोगों को, और इंग्लिश अंग्रेज जो अंग्रेजी छोड़ के गए
उससे ऊपर कोई एक नहीं बोलता। इनका कभी विरोध आया क्या अंग्रेजी के प्रति, जबकि अंग्रेजी दूसरी भाषा करके सिखाई जा रही है। तो मुझे ऐसा कहना है कि अंग्रेज चले गए और गुलाम यहाँ छोड़ के गए, ऐसी बात है। तो शर्म की बात है कि मुझे देखिए, मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी का स्वाभिमान और अभिमान है, लेकिन किसी दूसरे भाषा से तिरस्कार मैं नहीं कर सकता। और ये हिंदी नहीं था, ये 22 भाषा कोई भी सीख सकता था, 20 का भी क्राइटेरिया नहीं था। कोई भी एक बच्चा चाहता है मेरे को सीखना है तो उसको ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता था। तो देखिए, खैर ये राजनीति की मतलब बच्चों के भविष्य के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए देवेंद्र नहीं, जी लेकिन ने ये निर्णय लिया है। मुझे ऐसा कहना है समीर जी कि एक ये भी आज तो आ रहा है बच्चों कि के- देखिए सिर्फ राजनीति देख करके तो आपने वापस नहीं लिया होगा, आगे आने वाले दिनों में चुनाव भी है, बीएमसी का, नगर निकाय का चुनाव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भी लग रहा है कि आपने उसको देख करके मराठी वोट खिसक सकता था, इसलिए ये फैसला लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी पे 60-70 साल से जनसंघ के दिनों से कायम है। हम कोई चुनाव को देख के कोई निर्णय लेते या बदलते नहीं है। हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जैसे उबाटा ने चेंज किया, हमने नहीं चेंज किया, हम तो हिंदुत्व पे कायम है। तो भाजपा ऐसी पार्टी है अपने आइडियोलॉजी और अपने विचारों के प्रति कमिटेड है। हम कोई चुनाव के मद्देनजर नहीं रखते। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुद्दा अभी बाजू होने के बाद ये मनसे और जो उबाटा गठ है, इनके ऊपर देखिए क्रेडिट लेने की अभी लड़ाई चालू हो जाएगी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी और आपस में नेताओं को एक को कोसेंगे कि हमने किया है, हमने किया है। तो मुझे ऐसा कहना है कि एक छोटे से धागे से बंधी हुई ये दोनों पार्टियां थी, अब इनका वो भी मुद्दा नहीं रहा। तो यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को भी रखिएगा। और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं आगे आने वाले दिनों में होड़ आ रही हूँ। संजय जी आपके पास, रुद्र जी आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर शिवानंद जी, बीजेपी अपने चिंता की बात कीजिए, कांग्रेस का और उबाटा का चिंता मत करो। इतना अच्छा काम देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी सर ने किया होता तो उबाटा उद्धव ठाकरे गुट तोड़ने का क्या जरूरत था, शरद पवार गुट तोड़ने का क्या जरूरत था। अगर 10 साल नरेंद्र मोदी साहब ने अच्छा काम किया है तो ये पार्टी तोड़ने की जरूरत ही नहीं था। ऐसा कौन सा काम किया? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू। नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, कोई आपसे कहेगा कि आप कुएं में कूद जाइए तो आप कूद जाएंगे क्या? डॉक्टर शिवानंद जी, कोई आपकी पार्टी तोड़ने की कोशिश करे, चाहे उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी हो, तो टूट जाएगी क्या पार्टी? एकजुटता की कमी होगी, जो कांग्रेस में भी देखने को मिलती है। एकजुटता की कमी होगी। कोई बोलेगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, नहीं कूदेंगे ना सर, अपना बेहतरी आप देखेंगे ना। संविधान हर किरण जी, संविधान हर जगह बीजेपी मिसयूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। 11 जब से नरेंद्र मोदी 2014 से और 2025 तक संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता को पूछे महाराष्ट्र के लिए 10 काम कौन सा देवेंद्र जी किए, बताइए। यहाँ का सब उद्योग धंधे गुजरात जा रहे, क्यों नहीं रोक रहे? धारावी का डेवलपमेंट अदानी को दिया, क्यों मराठी मानुस नहीं है, आदमी कोई नहीं है, पूछिए क्यों। दूसरी बात, समीर जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, संजय जी के पास जाऊंगी। होने के बाद अदानी को सागर बंगले पे बुला के। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, जो आपने पूछने बोला, देखिए मैं वही पूछ रही हूँ। समीर जी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो रहे, इतने कोस्टल रोड हो रहे, इतना गडचिरोली डेवलप हो रहा है, देश का एफडीआई का अगर 40% महाराष्ट्र में आता है और शिवानंद जी बोल रहे उद्योग बाहर जा रहे, तो ये जो राहुल गांधी जी के जो लोग हैं वो ना पढ़ाई करते ना तथ्यों की बात करते। देवेंद्र जी के नेतृत्व में 16 लाख करोड़ के एमओयू डावोस में हुए, जिसमें से 7 लाख करोड़ का काम भी चालू हो गया। तो ये किस दुनिया में रह रहे किरण जी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो इनको ना विकास की बात समझती है, ना विरासत की समझती है, बस समाज को बांटने के लिए इनका काम है। कभी धर्म के नाम पे बांटते, कभी जात के नाम पे बांटते, कभी भाषा के नाम पे बांटते। तो भाजपा ऐसी पार्टी है, ना भाषावाद, ना प्रांतवाद, ना क्षेत्रवाद। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय विचार लेके चलते हैं और विकास की भी बात करते हैं और विरासत की भी बात करते हैं। ठीक है संजय जी देखिए, जो बात समीर जी ने इससे पहले भी कही थी कि अब जो है होड़ लगेगी कि मैंने कर दिया तो मैंने कर दिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हमने देखा है पहले किस तरह से उनके वक्तव्य रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में भी। अब जब एक राजनीति को आपको एक मंच पे लेके आना है तो आप एकजुट हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में एकजुटता दिखाई देगी या अब इसको लेकर के होड़ कि हमने कर दिया, क्रेडिट लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं इससे हमारा कोई मतलब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो एक ऐसे नेता थे जो हिंदुत्ववादी थे और भारतीय संसद की रक्षा करने वाले थे। एक सांसद कम था, चाहते वो सांसद खरीद लेते, लेकिन उन्होंने 5 साल बाहर बैठना स्वीकार किया। आज क्या है? आज आप शिवसेना तोड़ दीजिए,
आप एनसीपी तोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश से विधायक लेके आप सरकार बना लीजिए, आप चले जाइए आसाम चले जाइए, पूरे देश की आवाज देख लीजिए। सर आपको इनका पता एक है, दूसरी आपको कार्यक्रम पता है राज ना ठाकरे हिंदू- कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल, लेकिन मुझे मालूम है। एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ चले आए हैं, अभी एक साथ मन साझा कर रहे, कह रहे हैं कि हम मराठी मानुष के लिए काम करेंगे। तो अगर ऐसे में आप एकजुटता दिखा सकते हैं तो पहले भी यही दिखाते हैं ना। देखिए, शिवसेना किरण जी, टूटी या फिर शरद किरण पवार जी, की पार्टी टूटी, किरण जी, तो इसमें दूसरी किरण जी, पार्टियों को क्यों दोष देना? कमी अब आप किरण में जी रह सुन- गई। किरण जी सुन लीजिए, मनसे के राज ठाकरे जी अपनी पार्टी के मालिक, उद्धव जी अपनी पार्टी के मालिक, नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी के मालिक, नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के मालिक। अब कौन कौन कहां किससे मिल रहा है, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते ना आप उठा सकती हैं। अब आंदोलन अगर कोई हो रहा है, उसमें अगर वो साथ हमारा दे रहे, हम उसका साथ दे रहे, तो उसमें क्या गलत है भाई? नहीं ऐसे सर, तो आप दोनों आप भारतीय जनता समझे पार्टी नहीं के सर, लोग ये सभा मुलाकात में- के पीछे नहीं, बहुत नहीं, मायने अरे होते हैं सर। मुलाकात में कोई मुलाकात दिक्कत के नहीं। पीछे लेकिन बहुत मायने होते हैं। और मुलाकातें देखिए डॉक्टर शिवानंद जी चाहे किरण अपना जी, नहीं अपना सिर भी हिला रहे हैं, हामी भर रहे हैं। मुलाकात के पीछे बहुत मायने होते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड सर एक मिनट सर, आप मेरी भी बात क्रॉस क्वेश्चन पे भी जवाब दीजिए सर। ये मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, हमारा उन्होंने घर नहीं खरीद लिया, हमारे राजनीतिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद मनभेद नहीं होते हैं। हम अगर उनसे मिलने जा रहे हैं तो इसके मतलब हमको ही उनसे हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। राजनीति में किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं होती। हमारे विचार अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, दूसरी पार्टी के विचार अलग ठीक है। हैं। हम विचारों का विरोध करते हैं, उनके सिद्धांतों का विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे। मोदी जी की जो नीतियां हो, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस उद्धव- की जो नीतियां हैं, उनका विरोध ठीक करते है, हैं। शिवसेना हम जो दो व्यक्तिगत फाड़ में रूप से- बटी सर, मतभेद है या मनभेद है, या आगे आने वाले दिनों में एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं? शरद पवार की पार्टी में मतभेद था या मनभेद था, बता दीजिए थोड़ा सा, हम समझ जाए, जनता भी थोड़ा समझ जाए कि आने वाले दिन में एक साथ हो भी सकते हैं। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं तो ये पार्टियां भी एक हो सकती हैं, बीजेपी को भी संभलना होगा। क्या चीज, कौन सी पार्टी में सुन नहीं पाया आपकी बात? जो आपकी शिवसेना की पार्टी जब पहले एक थी, उनमें जो फाड़ हुई, तो वो क्या मतभेद है या मनभेद है, बताइए। नहीं वो तो कुछ नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का पार्टी तोड़ने का लालच अच्छा, है। मैंने अच्छा। कहा नहीं आपसे, इन्होंने अच्छा, जो दो भाई 2014 अलग के हुए बाद तो इनकी वो पार्टी का मतभेद है। बदली ठीक गया है, इधर ठीक पिता। है, ठीक है इनकी सर। जीत नहीं पाते। ठीक है सर, अगर आप शिवसेना मतलब तोड़ते नहीं, एलसीपी तोड़ते जीत नहीं पाते ये। जी, जी। इन्होंने अपने फायदे के लिए, जनता को नुकसान करने के लिए पार्टियां तोड़ दी। भाई जनता को नुकसान हो रहा है ना। आज जो गारंटियां जो उन्होंने वचन दिए थे, वचन दिया था कि नहीं ये हम काम करेंगे, क्या आज काम हो पा रहे हैं? आप बता दीजिए हम लोग क्यों। ठीक है। भोजन थाली लागू हुई। ठीक है सर, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। ये रुद्र जी, ठीक है, आती हूँ वापस सर। रुद्र जी, अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे आते हैं तो ये मतभेद था जो अब खत्म होता जा रहा है, वो दूरियां जो है वो कम हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ है तो वो बीजेपी की वजह से है, वहां मनभेद है। देखिए किरण जी, जो मेन समस्या है इन लोगों को अपने अस्तित्व बचाने की है। राज ठाकरे का अपने चुनाव में परिणाम देखा ही होगा कि उनका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आया है, या वो जो उद्धव ठाकरे ग्रुप का क्या परिणाम आया है। इन लोगों की जब राजनीति क्षेत्रवाद पे होती है और क्षेत्रवाद जब आता है तो उसमें भाषा का महत्व बढ़ जाता है। तो इन दोनों लोगों की राजनीति एक जगह पर है तो इनकी एक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। और राज ठाकरे जी के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि भाषा को लेकर उनका रुख कितना आक्रामक है, क्योंकि उनको महाराष्ट्र के बाहर की बिहार और राजनीति यूपी के लिए कितना आक्रामक रहा है, हमने देखा वही है। कह रहा हूं ना, उनको महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति तो करनी नहीं है। वो राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं कि पूरे देश में जाकर के राजनीति करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों को संभल के बात करनी है, बोलनी है। तो उनकी राजनीति तो हमेशा से ऐसी रही है कि वो भाषा को लेकर के बहुत सख्त रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना, इस तरह के बहुत सारी चीजें उनके आए हैं और उनकी पूरी राजनीति इसी पर डिपेंड करती है। हाँ, अब उद्धव ठाकरे के लिए समस्या इसलिए बन जाती है कि कहीं ये मुद्दा भी कहीं राज ठाकरे ले जाते हैं तो बच्ची बचाई जमीन हमारी वहां से खिसक जाती है। इसके सिवा इसमें और कोई मुद्दा ही नहीं है। इन लोगों को अपने अस्तित्व की बात है। अभी एनसीपी अभी पीछे दिख रही है, अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद एनसीपी भी आक्रामक हो जाएगी। कारण क्या है कि उनकी भी राजनीति उसी चीज पर डिपेंड करती है, वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। तो जब क्षेत्रवादी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जब ऐसे कोई मुद्दे उनको मिलते हैं तो उनके लिए वो एक क्या कहते हैं, संजीवनी का काम करते हैं, क्योंकि उसको लेकर के उन लोगों को संगठित करना उनके लिए आसान हो जाता है।
क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं इसी चीज पर राजनीति करते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को संगठित करते हैं। और महाराष्ट्र में अगर हम मुंबई को छोड़ दिया जाए और कुछ और बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश महाराष्ट्र में मराठी का बाहुल्य है। वहां लोग मैक्सिमम लोग मराठी ही बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो ये चीज उनको टच करती है, तो इसलिए इनको लगा कि ये मुद्दा हमारे पास है, इसको लेकर हम बात करते हैं। अभी एक सवाल हम पूछेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, वो एक संविधान बार बार दिखा रहे हैं, वो संविधान की जो कॉपी लिए हैं वो अभी किस भाषा में है वो जरा बता दे। तो ना वो हिंदी में होगी ना वो मराठी में होगी, वो हमेशा अंग्रेजी लेके चलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम उसको तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्रवाद है, यहाँ अलग है। अगर हम कर्नाटक में चले जाते हैं तो उसकी भाषा को हम लोग उससे स्वीकार नहीं कनेक्ट कर सकते। डॉक्टर शिवानंद जी, इसका जवाब देते हुए एक और सवाल मैं ऐड ऑन कर रही हूं कि राज ठाकरे अगर आते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों का महागठबंधन चल रहा है, आप लोग एक साथ चुनावी मैदान में होते हैं, राज ठाकरे अगर आएंगे तो क्या अपनाएंगे आप? 100% अपनाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे जी उनके बेटे का शादी का कार्ड लेके 10 जनपद पे आए थे, हम स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं। ये तो टेलर है किरण जी, पिक्चर अभी बाकी है। शादी का कार्ड लेके आना टेलर है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर पूरी राजनीति में, पिक्चर में पूरी राजनीति दिखाई देगी किरण जी। 2 महीने में महाराष्ट्र कोर्ट मैनेज करो, इलेक्शन कमीशन मैनेज करो, ईवीएम मैनेज करो, हम पब्लिक जनते में उतरेंगे। उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हस्ती है शरद पवार जी है। ये दोनों भाई को इकट्ठा करना एक पितृतुल्य जो शरद पवार साहब ने किया ही है, और ये दोनों हुआ तो मैं स्वागत ही करता हूँ। मैंने कभी भी, लेकिन नहीं लग रहा है कि राज ठाकरे ने जिस तरह से एक मराठी भाषा को लेकर, देखिए ठीक है, अस्मिता अपनी जगह है, भाषा का रिस्पेक्ट करना, उसको एक गौरवान्वित महसूस कराना, ये अपनी जगह है एक बात, लेकिन इसमें दूसरे स्टेट के लोगों को कहीं ना कहीं आप एक छिड़ दिखा देते हैं, उनकी भाषा का अपमान होता है। तो क्या नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे हम यूपी की बात कर ले या फिर हम बिहार चुनाव की बात कर ले जो अभी हाल में ही है? किरण जी, मैंने कभी भी हिंदी भाषा का मैंने अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, मेरे कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, तो सर खुल के कहिए ना, सर तो खुल के कह दीजिए ना कि नहीं, महाराष्ट्र में अगर 3 लैंग्वेज में एक हिंदी भी है तो क्या दिक्कत है? अपनी पार्टी को समझाइए, मतलब महागठबंधन में जो जुड़े हुए समझाइए उनको। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, जिजाऊ माई, इधर जहाँ कर्म भूमि में उनका विचारधारा पहला रखेंगे। दूसरी बात, किसी को भी कोई भी भाषा, इतना बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र इतना जोर से बोल रहे थे, इनके सब बच्चे अमेरिका, लंदन, कनाडा, जापान सब बाहर पढ़ रहे कि पूरा लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसमें नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग में से मैक्सिमम के बच्चे बाहर ही पढ़ रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स में भी कईयों के बच्चे बाहर ही पढ़ रहे होंगे, तो ये तो एक अलग ये एक अलग हो जाता है सर। लेकिन अपने ही देश में अपने ही देश की भाषा को इस तरह से न अपनाना, और देखिए आज से नहीं, 1937 से जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त से हिंदी को इस तरह से जो है वो दरकिनार किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर कि एक सही एस्पेक्ट जो है, सही तस्वीर जो है हम लोगों के सामने ला रहे हैं? बिल्कुल, एक सवाल कंप्लीट करिए सर। हाँ बोलिए सर। किरण जी, हिंदी भाषा के लिए कोई लेना देना नहीं बीजेपी आरएसएस का, ये दिशाहीन करने का। पहलगाम में 4 आतंकी मारे गए, आज तक क्या हुआ उस बारे में कोई नहीं बात कर रहे। ये दिशाहीन करने का, बेरोजगार चरम पर है, युवा युवती को पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहे, महाराष्ट्र में किसान डेली सुसाइड कर रहे, किसान के बारे में कोई लेना देना नहीं। छोटे उद्योग व्यवसाय के लिए बैंक में कोई अप्लाई किया तो उसको लगता है कोई तो चोर आया है, उसमें भी डेवलपमेंट नहीं हो रहे। तो, कितने लोगों को डॉक्टर शिवानंद जी, इतना 6 महीने हुआ, मेरे मित्र है, मैं भी प्लानिंग कमीशन में मैं उपाध्यक्ष मैं कहूंगी ये सब देवेंद्र जी, सुप्रियता सुळे वगैरह मेरे साथ काम किए हैं, मैं देवेंद्र जी को अच्छे से समझता हूँ, अच्छा आदमी है, लेकिन उनके साथ जो टीम है वो टीम ठीक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी अगर प्लान लिया महाराष्ट्र नंबर 1 पे लेके सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो आरएसएस, सर देख लीजिए ये तारीफ कहीं भारी ना पड़ जाए, काम करने नहीं देते हैं। सर ये देख लीजिए तारीफ कहीं भारी ना पड़ जाए। समीर जी देखिए तारीफ कर रहे हैं, देखिए किरण जी, मैं एक बोलना चाहूंगा कि ये जो आज मराठी भाषा की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मराठी भाषा आ रही हूँ डॉक्टर शिवानंद जी आपके पास।
जी। देखिए, सबसे ज्यादा मराठी भाषा के लिए देवेंद्र जी ने किया है। अब मराठी को अभिजात भाषा बनाने के लिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में माननीय मोदी सरकार ने उसको परमिशन दी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, इसको मराठी में करने के लिए देवेंद्र जी कोशिश कर रहे हैं। मराठी विद्यापीठ देवेंद्र जी ने स्थापन किया है। तो इन लोगों का जो मतलब जो उबाटा और मनसे का जो मराठी प्रेम है, वो सिर्फ पर प्रांतियों पे वायलेंस करने के हिसाब से है। हम लोगों का मराठी प्रेम ऐसा है कि हम लोग नहीं नहीं मराठी सर, भाषा मराठी और प्रेम है, मराठियों के लिए बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किया है, तो सर वापसी क्यों? वापसी क्यों सर? देखिए, एक ही सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी यही आपको चीजें देखने को मिल रही है, साउथ में भी इसी तरह से हम कई सारे स्टेट्स हैं खुल करके, तो सामने यहाँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र है फिलहाल, लेकिन हम ऐसी स्थिति तो हर जगह देखते हैं। अगर मैं पूरे स्टेट्स की अगर बात कर लूँ, मेरे पास यहाँ पर डाटा भी है कि कौन से स्टेट में कितनी जगह पर है, तो ऐसे आपके 61% के करीब हैं जहाँ पर जो है तीनों लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ाए जा सकते हैं। उसमें छात्र का डिपेंड करता है भी कौन से लेंगे। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ 2 भाषा। अगर एनईपी पूरे देश में लागू है तो फिर ये बाकी जगह क्यों छूटे हुए हैं? यहाँ पर भी होना चाहिए। देखिए, ये जो मुद्दा मतलब भावनिक उसको रंग देने की कोशिश की जा रही थी, और बच्चों के एजुकेशन के साथ तो हम व्यापक चर्चा करेंगे। और देवेंद्र जी ने नहीं तो ये समिति क्या क्या काम करेगी सर? देखिए, समिति का मैंडेट एकदम क्लियर है। उनको जैसा एजुकेशन पॉलिसी और उसमें त्रिभाषा सूत्र कौन से साल से कौन से कक्षा से लागू करना है या कैसे करना है, इसकी पूरी समिति रिपोर्ट देगी। और मैं एक छोटा सा एक बात और कहना चाहता हूँ। संजय भाई बोल रहे थे कि हम लोग कांग्रेस के साथ है, लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने ओपनली कहा था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने, कि जिस दिन मेरी कांग्रेस बन जाएगी मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो इनकी ना आइडियोलॉजी से कमिटमेंट है, ना मराठी मानुष से कमिटमेंट है, ना डेवलपमेंट से कमिटमेंट है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो मुझे पूरे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो उनको पता है कि अगर हम लोग कुछ ज्यादा बोलेंगे तो बिहार के चुनाव में इनको और करारी हार मिलेगी। जो आज ये चौथे नंबर की पार्टी है, शायद वो कोई और चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये 5वें पे हो जाएगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि अपने राजनीति के हिसाब से ये लोग स्टैंड लेते हैं, और भाजपा जो पार्टी है वो आइडियोलॉजी और देश के हित में क्या है इसके हिसाब से स्टैंड लेती है। तो मेरा वापस कहना है कि देवेंद्र जी ने जो मराठी के लिए किया है वो उतना किसी ने नहीं किया आज तक, महाराष्ट्र के कोई भी नेता ने नहीं किया। और पूरा सरकारी काम मराठी में, उनका हर भाषण मराठी में, पूरे मंत्री मराठी में, हमारे सब अध्यक्ष मराठी के हैं। तो ये क्या मराठी हमको सिखा रहे हैं, किस बात की मराठी सिखा रहे हैं? और ये उद्धव ठाकरे साहब जाके 10 जनपद में बार बार जाते हैं, दिल्ली केस से परमिशन लेते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि ये जो बाहर से डिक्टेट किया जा रहा है, शरद पवार साहब ने क्लियरली बोला कि आप हिंदी भाषा का विरोध मत कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा के 56% आज हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। तो आज इनके आप देखिए तीनों पार्टी के स्टैंड कितने विरोधाभासी है, और ये खुद के पार्टी में भी अपने कैडर को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए ठीक है संजय जी, कोशिश कीजिए। तीनों पार्टी के विरोधाभासी यहाँ पर जो विचारधारा है वो है, और इसका खामियाजा हो सकता है आने वाले दिनों में। जी संजय जी। किरण जी, आपने कहावत सुनी है, कौवा कान ले गया, तो आदमी कान तो देखता नहीं, कौवा के पीछे भाग जाता है। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता दिग्भ्रमित हो गए। बाला साहब ने क्या कहा था कि हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अरे भैया, हम कांग्रेस नहीं बने, हमने उनसे गठबंधन किया है। गठबंधन किया है किस पे? बाकायदा शर्तों पे कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, उस पर हमने गठबंधन किया। आपने एनसीपी तोड़ दी, तो क्या आप एनसीपी बन गए? या कांग्रेस के जो विधायक लेके आप आते हो उनसे सरकार बनाते हो, समझे मुख्यमंत्री को आप कांग्रेस से लेके आए, तो क्या आप कांग्रेसी हो गए? बाला साहब ने जो बात कही थी वो मैं भी कह रहा हूँ। बाला साहब ने ये नहीं कहा था गठबंधन ना करना। संजय जी, अगर डॉक्टर शिवानंद जी ये नहीं बनने देंगे तो कांग्रेसी कहाँ बन गए? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि संविधान को कूड़े में फेंक देंगे। जो लगातार आप अपने पॉकेट में लेकर के संविधान की प्रति घूमते हैं, उसी का जिक्र किया उन्होंने कहा है कि शरिया कानून को लागू कर देंगे अगर आपका बस चले, और ऐसा देखा भी गया है पहले। डॉक्टर शिवानंद जी, चलिए डॉक्टर शिवानंद जी से, हाँ संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए सर। देखिए, अभी मैं सुधांशु जी की शरीयत की बात सुन रहा था कि साहब उन्होंने शरीयत कानून चेंज किया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अभी दिल्ली का आपको याद है, दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, जो अधिकार हैं वो राज्यपाल के नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के रहेंगे। ये क्यों अध्यादेश लेके आ गए भाई? इतना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, इतना वो करते हैं, तो क्यों अध्यादेश लाके उन्होंने राज्यपाल को फिर अधिकार दे दिए?
कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री वो उनको न अगर कर रहा होता तो कितना अच्छा रहता। क्यों पलट दिया उस कानून को? मतलब आप पलटे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा पलट दे तो साहब उसने गलती कर दी। आप ही तो तमाम ऐसे कर चुके हैं काम, जिसको उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। तो ये सब देखिए, इनकी बातें ऐसी हैं, ये सिर्फ देश को बरगराने के ठीक है। लिए, देश इसमें में समीर देश को जी, झूठ बोलने के लिए। संजय जी की सबसे बात बड़ी का दिक्कत जवाब। है कि कांग्रेस पार्टी ने जो इमरजेंसी लगाई है और संविधान की इनके प्रवक्ता लेके हाथ में घूम रहे, तो संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा जी ने इतने बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया है, उसका एक आपके सामने पूरा इतिहास है। और नहीं दूसरी बात नहीं, ऐसी है कि उन्होंने सवाल अभी एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर के किया कि क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की तरफ से और फिर वापस आप चले गए। और ये जो शाहबानो का केस सुधांशु जी बता रहे हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो 400 पार की जो पार्टी थी, उन्होंने संविधान में एक छोटा सा अधिकार के लिए उन्होंने संविधान का ये न करते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया। और अब मुझे कहना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी जीआर था, जो भी उसका जो रिवर्स हुआ, वापस उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है। तो उस हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज देखिए पार्लियामेंट ने पास हुआ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स या कोई भी इशू है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अगर ये दिल्ली के जीआर में कुछ गलती रहती तो वो वापस सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दे देती थी। तो ऐसा कहना, और ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जो दिल्ली में जो सरकार चला रहे थे, वो लोगों के खिलाफ थी। हर चीज में राजनीति करना लोगों के इस पे, तो इसके लिए वो किया गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ कूड़ा कचरा और सब ये दिख रहा है। तो आज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए सब किया गया था। डॉक्टर शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है? कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है समीर जी, आपके पास आती हूँ। डॉक्टर शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है? देखिए, सबसे बड़ा हमला जो है सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस पर ही किया है और कहते हैं कि संविधान जो अपनी प्रति एक कॉपी लेकर के घूमते हैं, उसके जगह पे तो शरीयत ले आएंगे अगर बाई चांस सरकार आ जाती है तो। देखिए किरण जी, सुधांशु के पास कोई डेवलपमेंट विकास के बारे में नहीं है। अबू धाबी शेख हो या दुबई शेख आने के बाद हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब उनके गला भेंट करते हैं, उनको जबान देते हैं कि हम मुस्लिम बांधवों के एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब दे रहे हैं। अदानी के साथ बिजली सप्लाई करना बांग्लादेश को, हाँ, इनका ये दुगलापना है। हमेशा चाइना आके 4000 किलोमीटर सर शब्दों का सही से इस्तेमाल करिए सर। सैंक्शन करके साइन किए, चुपचाप बैठे हैं। ऐसा कौन सा डेवलपमेंट किया? जाति जनगणना आप देखिए, SC ST OBC ऊपर अन्याय होता ही है। 2014 से लेके 2025 तक SC ST OBC कौन सा CBI? तो सर आपकी बात तो मान गए ना, आप लोग तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा देखिए हम पकड़े रहे इस बात को, तो हमारी जाति जनगणना वाली मांग जो है वो पूरी हो गई। पीठ तो थपथपा रहे हैं ना आप, फिर कहाँ आपको नाराजगी है? अभी तक टाइम पीरियड दिए है। हाँ, उन्होंने टाइम पीरियड किरण जी अभी तक दिया नहीं है। नहीं दोगलापन दिया है। नहीं दिया है ना सर, बीजेपी नहीं करना चाहते। टाइम पीरियड भी तो दे दिया। टाइमिंग अगर नरेंद्र मोदी साहब ने वो डिक्लेयर कीजिए इतना दिन में हम क्लियर करेंगे, अभी तक नहीं। सर टाइम पीरियड दे दिया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर पहले होगा, उसके बाद बाकी राज्यों में होगा। नहीं, हाँ, वक्त लिया गया है, लेकिन नहीं बताया। नहीं वक्त लिया गया है सर। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, वक्त लिया गया है। किरण जी दोगलापंथी है सर, शब्द सर नेशनल चैनल पे है सर, शब्दों का सही से दोहरी नीति हो सकती है इस तरह के शब्दों की जगह पे। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ? सर अब कहाँ उतने पीछे अभी तक आप हैं? सर अभी भी आप उतने पीछे में हैं, बताइए। अब सर आज के मुद्दों पे आ जाइए ना, कहाँ 15 लाख अभी भी काउंट कर रहे हैं? नहीं, आप ही पूछा ना किरण जी। सर मैंने आपसे पूछा जो संविधान की प्रति लेकर के संविधान को खत्म करने का जो आपने अभी तक में बीजेपी पर आरोप लगाया, लोकसभा में एक बड़ी जीत हासिल की, अब उसी पर देखिए पलटवार कि अब बीजेपी भी हमलावर है। जी किरण जी सर, ऊपर प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, 40 पार्टी लेके चल रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी है। वक्फ बोर्ड के जमीन पे मुकेश अंबानी के एंटीना पैलेस है, उसको गिराओ बोलो, अगर दम है तो कर लीजिए, कार्रवाई कीजिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, गिरा दीजिए। सर वक्फ की जमीन है, डॉक्यूमेंट्स है सर, वक्फ बोर्ड के पास सर डॉक्यूमेंट्स है। कितनी ऐसी जमीन है जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं? हम चाहेंगे रुद्र जी। नहीं है जी डॉक्यूमेंट्स किरण जी, डॉक्यूमेंट्स है सर, तभी तो रो रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले।
तभी इस्लामिक संगठन रो रहे हैं, तभी उनको कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई। आ रही हूं संजय जी आपके पास। रुद्र जी, देखिए किरण जी, यही चीज है ना, कांग्रेस के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस समय कौन सी बात करनी है। अगर मुद्दा आज की बात का हो रहा है तो फिर चले जाएंगे 10 साल 15 साल पहले। और जो सुधांशु जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप अगर राहुल गांधी को ओबीसी और SC/ST का प्रेम बढ़ा है तो उन संस्थाओं के लिए वो क्यों नहीं बोलते हैं कि जहां पर माइनॉरिटी के नाम पर इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। बोलना चाहिए ना, उस चीज को बोलना चाहिए। और उन्होंने जो साहबानों का केस की बात करी जा रही है और जो दिल्ली के गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये किसी सरकार को लेकर के एक जो था उसके ऊपर बदलाव किए गए हैं, और खास करके यूटी में आता है, दिल्ली जो आता है उसकी वजह से। अब वहां एक व्यक्ति को लेकर के इतना बड़ा बदलाव, पूरे संसद में बदलाव कर दिया जाए एक व्यक्ति के जो डिसीजन दिया गया, तो उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। क्यों ऐसे मुस्लिम संस्थाओं में SC/ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है? क्या उस पर कांग्रेस का कोई स्टैंड है? कांग्रेस उस पर बोलती है? क्योंकि जब आप बात करते हैं कि कितने SC OBC आपके पास सेक्रेटरी हैं, कितने ये चीजें हैं, तो ये कैसे आप भूल सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं में इनके रिजर्वेशन ही नहीं है? तो और उन्होंने आंकड़ों के साथ गिनाया है कि इस दौरान कितनी संस्थाओं को आपने माइनॉरिटी के नाम पर उसको माइनॉरिटी उसमें ला दिया। तो इन बातों का आप जवाब दीजिए। आप तथ्यहीन बातों पे चले जाते हैं रुद्र कि जी, ये वक्त की कमी है। संजय जी, लास्ट आपके पास आते हुए कंक्लूडिंग ये कि आगे का रास्ता क्या होगा अगर ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने की बात जो कमेटी का भी गठन किया गया है वो कह देते हैं, तो आगे क्या होगा? जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दिया सर। मैं कह रहा हूं अभी इमरजेंसी की बात हमारे भाई लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इमरजेंसी जो लगाई गई वो गलत थी, संविधान की हत्या की गई। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, 1977 में इमरजेंसी लगी और चुनाव हार गई इंदिरा गांधी। आप जनता को बड़ा मानते हैं कि अपने आप को बड़ा मानते हैं? 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है बम्पर वोटों से जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। तो जनता ने उनको माफ नहीं कर दिया क्या? अगर जनता ने उन्हें माफ कर दिया है, इमरजेंसी का विरोध अगर होता ज्यादा जनता के बीच में, तो वो 80 में क्यों जीतती? हमारे फादर भी, पिताजी भी कहते थे, बाला साहब ठाकरे ने भी इमरजेंसी का विरोध नहीं किया था, उन्हें इमरजेंसी का साथ दिया था और इंदिरा गांधी जी का साथ दिया था। इमरजेंसी का साथ दिया था सर। सर इमरजेंसी का साथ दिया था। आप कौन? सर आपके दादा परदादाओं ने, आपके पिता ने इमरजेंसी का साथ दिया था कि वो जो लगा वो सही है। बिल्कुल, हम बता तो नहीं आपसे, वो कह रहे बिल्कुल सही, हम सब चेहरे से। चलिए वक्त की कमी है, वरना मैं समीर साहब जल्दी से 10 सेकंड में सर अपनी बात को जल्दी से रख दीजिए। देखिए, राजनीति के लिए ये शिवसेना उबाटा गठ कहां तक गिर गया ना, इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे, जो कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई नहीं कर सकती। आज उबाटा बोल रहे कि इमरजेंसी सही थी, तो नागरिक